आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। न समंदर निगल सका इसको, न तवारीख तोड़ पाई है। वक्त की हथेली पर बहता आदमी बुलबुला है पानी का। गुलजार साहब के इन ख्यालात को जब मैं सोचता हूँ तो जवाब यही मिलता है कि क्षण भंगुर है ये जीवन, न जाने कहाँ से आया और न जाने कहाँ चले जाते हैं हम। कल जो खबर इरफान खान के बारे में सुनाई दी वो अफसोसनाक थी। 53-54 बरस का एक इंसान, सारी ज़िंदगी जिसने मेहनत की, इतनी मेहनत की, क्योंकि ये जो छोटे शहरों से निकलकर नौजवान फिल्म्स में जाते हैं, मैं इनका कमाल मानता हूँ। सबसे पहला मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब ये बॉम्बे पहुँच जाते होंगे, जहाँ कोई किसी को पहचानता नहीं, वहाँ सबसे पहले ये जाकर अपना बैग रखते कहाँ होंगे। फिर मैं ये सोचता हूँ वो जज्बा, जोश और जुनून इनमें कितना गहरा होगा कि ये फिर वहीं रहते हैं। हालात इतने दुश्वार होते हुए भी ये समझौता नहीं करते वक्त से। यही इरफान के साथ में हुआ था। इरफान एनएसडी से अपना काम कर चुके थे और जाहिर है कि उस ज़माने में एनएसडी से निकलकर बॉम्बे तक जाने की एक पूरी कतार थी और बड़े एक्टर्स जो वहाँ अपना कामयाबी भी हासिल कर रहे थे। सलाम बॉम्बे में थोड़ा सा पहचाना जाता है इरफान को, और उसके बाद में हासिल एक फ़िल्म है, लेकिन मकबूल एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें वो दिग्गजों के बीच में मौजूद है इरफान, एंड सेकंड टू नन। पहले तो जैसा मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में जो नाइंसाफ़ी है उसकी जीती जागती मिसाल अगर आप देखना चाहें तो वो पंकज कपूर साहब है। मैं मानता हूँ कि पंकज कपूर साहब अमंग्स द फाइनेस्ट एक्टर्स एवर हैं, लेकिन जितना काम उन्हें मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। लेकिन मकबूल में जो रोल उन्हें दिया विशाल भारद्वाज ने, वो तो कमाल है। और उसी तरह उनके सामने पैरेलल रोल पे मौजूद हैं इरफान। इरफान की मौजूदगी अपने ढंग की अलग ही है, और आपको ताज्जुब होगा कि जिस तरह के किरदार नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी ने उस फिल्म में निभाए हैं, वो भी बस वो दोनों ही कर सकते थे। मेरा ख्याल है कि आपने मकबूल देखी होगी फिल्म, इसलिए ज़्यादा मैं क्या कहूँ, फाइनेस्ट एवर जोड़ी अगर किसी ने कोई इस तरह का काम किया है तो वो इन दो कलाकारों ने किया। और उधर तब्बू जो अपने आप में एक्टिंग की एक मिसाल है। इतने सारे कलाकारों के बीच में इरफान अपनी जगह बनाए रखते हैं। इसके बाद फिर ज़िंदगी उनकी आगे चलती रहती है और भी फिल्म्स उनको मिलती हैं, और शौक़ बचपन में क्रिकेट का था उन्हें बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ कि होता क्या है ज़िंदगी में, ज़िंदगी कोलंबस है। इधर जाना चाहोगे उधर ले जाओगी, और उधर जाना चाहोगे तो इधर ले जाएगी, और आपको जो मिलता है वो आपको कबूल करना पड़ता है। यही इरफान के साथ हुआ। धीरे धीरे उनको अपना एक रास्ता बन गया और हॉलीवुड में भी वो पहचाने जाने लगे। हॉलीवुड में भी उन्हें काफ़ी काम मिला। जब सूरज निकलता है तो उसे बताना नहीं पड़ता कि मैं निकल रहा हूँ, वो एकदम से उगते 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 आसमान पर पहुँच जाता है और दुनिया उसको नमस्कार करती है। ऐसा इरफान के साथ में हुआ। इरफान के लिए जो मैं अगर कहीं किसी किस्म की कोई कंपैरेटिव स्टडी करना चाहूँ तो मेरा ख़्याल है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में मैनरिज़म के सहारे तो कलाकारों ने अपनी जगह बनाई। चाहे वो देव साहब थे, चाहे वो राज कपूर थे, या दिलीप साहब थे, या राजकुमार थे, या कोई और एक्टर थे, इस तरह तो उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन ऐसे किरदार कम है जिन्होंने अपनी आँखों का और आवाज़ का इस्तेमाल करके फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई हो। बहुत कम ऐसे कलाकार। एक ज़माने में एक कलाकार होते थे चंद्रमोहन, उनकी आवाज़ और उनकी आँखें बोलती थी। मुग़ल आज़म अगर बन गई होती उस ज़माने में तो उसमें वो
अहम रोल में होते, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और वो फिल्म नहीं बनी, उस रूप में नहीं बनी, बाद में डिफरेंट कास्ट के साथ बनी। फिर प्राण साहब वो कलाकार हैं जो अपनी आँखों और ज़बान का पूरा इस्तेमाल करते हैं किरदार के मुताबिक, और यही खासियत थी इरफान खान में। उनकी वो बोलती हुई आँखें, वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो जो घूमती हुई इधर उधर आँखें हैं वो सब कुछ कह रही हैं, और ऊपर से उनकी आवाज़। इसमें कुछ तो कुदरत देती है, ये सच है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी होता है जिससे आप ओवर द ईयर्स अर्न करते हैं अपने तजुर्बे के जरिए। मील का पत्थर तो महज धोखा है, रास्ते ठोकरों से नपते हैं। जितनी ठोकरें आप जिंदगी में खाते हैं, और उन ठोकरों से अगर आप कोई सबक भी लेते हैं, तो फिर कोई ऊंचाई ऐसी नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सकें। राजस्थान में एक छोटी सी जगह से आया हुआ एक नौजवान इतने सारे सपने लिए हुए, इंद्रधनुषी सपने लिए हुए, 2011 में राष्ट्रपति के दस्ते मुबारक से पद्मश्री लेता है। ये मेहनत है, पूरी मेहनत है। और फिर उन्हें कबूल किया जाता है हिंदी मीडियम में एक ऐसी फिल्म जिसके ज़रिए उनको पहचाना जाता है, और अभी इन दिनों भी काम कर रहे थे। लेकिन 2018 में जो दस्तक दी बीमारी ने, उसके बाद से फिर कुछ ऐसा लगने लगा कि हालात अब सुधरने के चांसेस कम है, और 2019 तक आते आते और सामने आता चला गया बहुत कुछ। मैं उनकी फिल्म, देखिए मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं दरअसल आज भी पुरानी फिल्म्स में अटका रहता हूँ। मैं उस दौर की देवदास को 50 बार देख लूँगा, गाइड को 400-500 बार देख लूँगा, प्यासा, कागज़ के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, दिल दिया दर्द लिया, ये सब फिल्म मैं कितनी ही बार देख लेता हूँ। लेकिन इधर पिछले 30 से 35 बरस के सिनेमा में मैं सेलेक्टेड फिल्म्स ही देखता रहा हूँ। ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो सकती है, तो इसलिए मैंने इरफान खान की बहुत ज़्यादा फिल्म नहीं देखी, क्योंकि बहुत अरसा पहले मैंने हिंदी सिनेमा में जो चूज़ी होता ना एक लफ्ज़, मैं बस जो ठीक लगता था वही, जैसे गुलजार साहब के हाथ से कुछ भी निकलेगा वो मैं देखूँगा। और इरफान ने जो कमाल करके दिखाए पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, मैं एक फ़िल्म देख रहा था बिल्लू बार्बर, ये मैंने ज़रूर देखी। बिल्लू बार्बर में जो किरदार इरफान ने निभाया है, और वो मौजूद है शाहरुख खान के सामने, जो स्पॉन्टेनिटी जिसकी वजह से इतने बरसों से शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में आज भी टिके हुए हैं। वो देखते हैं ना, उनका एक लहजा बिल्कुल एकदम से जैसे आप कॉमन मैन से रिलेट करते हैं, वही इरफान में है। इरफान की खूबसूरती ये थी कि एक्सप्रेशंस उनके बड़े कमाल के थे। बिल्लू बार्बर में एक बड़े एक्टर का रोल अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, और ये बाबर हैं। अलग अलग जगह पे जो सीक्वेंसेस मैंने देखे हैं, वहाँ मैं वाकई ये महसूस करता हूँ कि इरफान एक बहुत बड़े एक्टर थे। और फिर अभी पीछे एक और फिल्म जो अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी उन्होंने की थी, वो भी अपने ढंग की। उसमें देखिए इतने बड़े कलाकारों के आसपास तक पहुँच जाना, ये बड़ी बात है। तो पीकू फिल्म थी वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में लास्ट वर्ड एक्टिंग में हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन एक ज़माने में इसी तरह अमिताभ बच्चन ने भी तो अपना करियर शुरू किया था। याद कीजिए 1969 सात हिंदुस्तानी को, उस वक्त दिलीप साहब कमाल पे थे। तो ये जो होता है कि ये एक अंदर आपके जितनी तड़प है, जिसे मैं क्रिएटिव डिस्कॉन्टेंट कहता हूँ, जितना क्रिएटिव डिस्कॉन्टेंट आप में है, उतना ही आपके किरदार में एक बड़ा ही मजबूत एलिमेंट आ जाता है, पुख्ता हो जाता है आपका किरदार। वो फिर आपको याद रहता है कि क्या किया जा रहा है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जाकर अपनी जगह बना लेना, और वहाँ जाकर के बड़े से बड़े कलाकारों के साथ में काम करना, ये बड़ी बात है। तो मैं तो आज ये सोच रहा हूँ कि इरफान का जाना दुखदाई है। उनकी अच्छी बात क्या थी कि वो एक बड़े सधे हुए एक्टर थे, और मेरा ख्याल है वो काफ़ी तैयारी करते होंगे पहले अपने रोल के लिए। कहीं वो अगर किसी भी किस्म का रोल करते हैं, पहले उसका होमवर्क वो बड़े अच्छे ढंग से करते होंगे।
आज मैं ये सोचकर मन में थोड़ा उदास होता हूँ कि ऐसे कलाकार जब उनको उनकी मचान और पहचान मिली इंटरनेशनली, ओमपुरी ने भी ये जगह हासिल कर ली थी और ओमपुरी भी रुखसत हो गए और इधर इरफान भी रुखसत हो गए। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो कलाकार जब जाते हैं, इनकी जगह कोई ले, इसमें बहुत वक्त लग जाता है। देखिए वो कुर्सी एक ऐसी है, वो खाली तो रहती नहीं, वहाँ तो एक लहरों का रेला है, आना जाना वहाँ रहता है। लेकिन ये तय है कि इतना आसान नहीं होता वहाँ जाकर के अपनी जगह को बनाना। मुझे लगता है कि जब टीवी सीरियल्स करते थे इरफान, तभी उन्होंने काफ़ी मांझ लिया था अपनी अदाकारी को, और जो रोल्स वो करते रहे उसमें भी उन्होंने पूरी तरीके से, पान सिंह तोमर को कौन भूल सकता है, 1 to 100 वो इस किरदार में पूरी तरह फिट थे। जैसा मैंने आपको बताया, आँखों की ज़बान और ज़बान की अदायगी ये कुदरत देती है। आप इसे तराश सकते हैं, आप इसे तराश सकते हैं, और वही इरफान ने ओवर द ईयर्स किया। दुखदाई है ऐसे कलाकार का दुनिया से रुखसत होना, लेकिन ये तो जीवन है। ठीक होकर के आ गए लग रहे थे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि बीमारी इस किस्म की है। लंदन में इलाज भी करवाया, कहीं लिखा था उन्होंने कि मैं देख रहा था वहाँ से सामने लॉर्ड्स स्टेडियम, कभी मेरी ख्वाहिश होती थी, हॉस्पिटल से मैं देखता था। कितना दुख एक जीवन में इंसान सहता है, और ये हर पानी का बुलबुला टूटते हुए हमें एक सबक दे करके जाता है। सबक ये है कि लाइफ इज़ टू अनसर्टेन, दिस मोमेंट इज ट्रूथ। बस अगला पल क्या लेकर आए ये आप नहीं जानते, ये कोई भी नहीं जानता। फिल्म इंडस्ट्री का जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा, उसमें जाहिर है इरफान खान का नाम तो बहुत ऊपर होगा। वो पन्ने उसमें अपनी जगह हमेशा बनाए रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो ठहरता है वो आपकी आर्टिस्ट्री ठहरती है। स्टारडम धुल जाता है, बड़े बड़े स्टार आए चले गए, लेकिन आपकी आर्टिस्ट्री जो है, आपकी जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी जो है, वो कमाल करती है। अभी पिछले दिन और भी फिल्म सुन के आई इरफान की, और अभी तो बहुत कुछ उन्हें हासिल करना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 53-54 साल पे, 39 बरस की उम्र में जब गुरुदत्त रुखसत हुए थे, तब कैफ़ी साहब ने अपने दिल पे बड़ा इसका वज़न लिया था, और अल्फाज कुछ यूँ बहे थे, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, एक बार को तो मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। तो वो बात जो 39 बरस के गुरुदत्त साहब पे थी, वो इधर 53-54 साल के इरफान पे भी लागू होती है। अब ये अलग बात है कि उस लेवल के कहने वाले नहीं रह गए। कैसी एक कसक महसूस की होगी कैफ़ी साहब ने, जो ये अल्फाज उसी पल गुरुदत्त के लिए निकले। अब दौर बदल चुका है, अब इरफान के ऊपर उस स्तर की बात कोई ना भी कहे, लेकिन कैफ़ी साहब की कही हुई बात आज भी उतनी ही रेलिवेंट है इरफान खान पे। अजब दुनिया है, सुबह से उठकर 3:30-4 बजे बड़ी मुश्किल से हम दिल लगाते हैं। 41 डेज़ हो गए हैं आज घर में बैठे हुए, 41 दिन, और चारों तरफ एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है, जिससे अभी जल्दी से नजात मिलती दिखती नहीं है। और 3 तारीख की तरफ फिर नज़र है कि शायद थोड़ी छूट मिले। कल फिर ये लगा कि चलिए कम से कम वो जो हमारे इतने लाखों लोग हैं वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दिन शुरू करते हुए जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो परिंदों की आवाज़ें सुनने से जीवन में थोड़ी खुशी लौटती है। सर्द हवाओं के झोंके, फूलों का खिलना, ये बात जाहिर कर देता है शो गोज़ ऑन। आज का दिन भी मैंने इसी तरह से शुरू किया था, और बस यूं ही कुछ बोलता चला गया था, जो मैंने अपनी कुछ महफिलों में भेजी थी अपनी बात। लेकिन इरफान मेरे जहन में रह रहे थे। मुझे तो ये भी याद पड़ता है कि 1990 के करीब मैंने एक फ़िल्म देखी थी, दृष्टि, और दृष्टि में
डिम्पल कपाड़िया थी, उसमें एक छोटा सा रोल निभाया था इरफान ने। ये मुझे याद पड़ता है, चूँकि ये बहुत पीछे की बातें हैं, मैं भी उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ चीज़ें कभी कभी फिसलने लगी हैं। मुझे भी ये एक इम्कान होता जा रहा है कि ज़िंदगी वो नहीं रही जो उस ज़माने में 20-22-24 साल की उम्र में होती थी, फिसल जाती है। लेकिन मुझे याद आ रहा है वो चेहरा इरफान का फिल्म दृष्टि में। मेरा ख्याल से वो गोविंद निहलानी साहब की फ़िल्म थी। मुझे याद, मैंने वहाँ जाकर के देखा था उसको सीरी फोर्ट में, क्योंकि उस फिल्म को अवार्ड मिला था कोई, और मैं गया था सीरी फोर्ट में नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड देखने। कितना कुछ याद आता है। आज वही इरफान सुपुर्द खाक हो गए, परिवार पीछे रह गया। किस उम्मीद से परिवार बनाता है। मैंने सुना है कि उनकी रफ़ीक हयात भी उनके साथ वहीं पर NSD में थी, और ये कमिटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो मोहब्बत करते हैं आप उसको निभाते हैं। सिकदर उनकी बारे में जो मुझे थोड़ा सा सुनने को मिला है, और उनके बच्चे भी हैं, तो मैं उस कमिटमेंट को भी मानता हूँ कि आप जब स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं, और स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको जो मिल रहा है वो आप उन लोगों की वजह से पा रहे हैं जो आपके आसपास हैं। तो इतनी सी उंगली कोई उस वक्त थाम लेता है, क्योंकि उस वक्त कोई आपको पहचानता नहीं, उस वक्त आपकी कोई पहचान नहीं है। विक्ट्री हैज़ 100 फादर्स, डिफीट इज़ एन ऑर्फन। जीत के 100 बाप होते हैं और हार तो अनाथ होती है। और उस दौर में जो इंसान आपके साथ साथ है, आप उसकी कदर करते हैं, उसे अपनी रफ़ीक हयात के रूप में लाते हैं, और वो रफ़ीक हयात अच्छी राइटर है तो वो भी उसे रेसिप्रोकेट करती हैं। ऐसा आज के दौर में कम होता है, लेकिन जहाँ होता है वो काबिल ज़िक्र है, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। मुझे ये सोचकर भी अच्छा लगता है कभी कभी कि ऐसे सितारे कम से कम आसमान पे चमके तो। फूल तो 2 दिन बहारे जहाँ फिशा दिखला गए, हसरत तो उन गुंशों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। ऐसे भी तो कितने सारे कलाकार